हाल ही में हिमाचल प्रदेश में एक पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट देखने को मिला। इस पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट की वजह है कांग्रेस के विदिन दो गुटों का बनना। एक गुट को लीड कर रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और दूसरे गुट में प्रतिभा सिंह जी और उनके सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह जी है। अब यहाँ पे इन गुटों के बीच ये कन्फ्लिक्ट राइज क्यों हुआ, इसका ओरिजिन कहाँ है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इस कन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे बात करें सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की, तो इनका ओरिजिन बहुत ही ग्रास रूट लेवल से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो इनके फादर थे वो एक बस ड्राइवर थे और उसके बाद इन्होंने जो कांग्रेस के विदिन इनका जो स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन रहा है, ये पहले एनएसयूआई से जुड़ा हुआ चेहरा थे, उसके बाद जो है नेशनल यूथ कांग्रेस से एसोसिएटेड थे। इनके जो रिलेशन है पंडित सुखराम जी के साथ काफी अच्छे माने जाते थे। पंडित सुखराम जी जिन्हें आर्च रेबल माना जाता है वीरभद्र सिंह जी का। इस वजह से वीरभद्र सिंह जी और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के बीच कभी रिलेशन अच्छे रहे ही नहीं। इवन 2013 में स्टेट कांग्रेस चीफ के लिए इलेक्शन होने थे। इस इलेक्शन में वीरभद्र सिंह जी जो है ने अपोज किया था सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को एज ए चेहरा स्टेट चीफ कांग्रेस के लिए, और उनकी बात को अपहेल्ड रखा गया बाद में, और यहाँ पे कांग्रेस के स्टेट चीफ बनाया गया 2013 में कुलदीप सिंह राठौर जी को। और अगर बात करें 2022 में जो इलेक्शन हुए थे, इस इलेक्शन में कांग्रेस जीती थी और बीजेपी को डिफीट किया था, और इसमें जो है कांग्रेस को सीटें मिली थी। आउट ऑफ 68 40 सीटें जो है कांग्रेस ने जीती थी और भारतीय जनता पार्टी को 25 सीट्स मिली थी। इंडिपेंडेंट्स जो है 3 सीट जीते में कामयाब रहे थे। अगर यहाँ पे बात करें कि उसके बाद सीएम पद के लिए कौन कौन चाह रहा था कि वो सीएम बने, इसमें प्रतिभा सिंह जी ने तो अपनी इच्छा जाहिर की थी कि वो जो है सीएम पद का चेहरा रहे पार्टी के लिए, बिकॉज उनका मानना ये था कि जो इलेक्शन जीते हैं वो इलेक्शन जो है वीरभद्र सिंह जी, जो लेट वीरभद्र सिंह जी हमारे 6 टाइम सीएम रहे हैं, उनकी लेगेसी पे जीते हैं। बट जो लोगों ने वोट दिए हैं वो एज ए सिंपैथी वोट मिला है वीरभद्र सिंह जी के नाम पे, और इलेक्शन का प्रचार जो किया गया वो भी वीरभद्र सिंह जी के नाम पे किया गया। तो इस वजह से उनका हक बनता है उस सीएम की पोस्ट पे। लेकिन यहाँ पे बिकॉज पार्टी हाई कमांड के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के रिलेशन अच्छे थे और इसके साथ साथ उनको काफी एमएलए का सपोर्ट था, तो उस वजह से जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को पार्टी के द्वारा एज ए सीएम प्रोजेक्ट किया गया और वो हिमाचल के सीएम बने। अब यहाँ पे कंफ्लिक्ट की बात आती है कि कंफ्लिक्ट क्या क्या हुए हिमाचल में कांग्रेस के विदिन। अब यहाँ पे अगर आप देखने को मिलता है कि जैसे वीरभद्र सिंह जी के रिलेशन जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ अच्छे नहीं थे। अब वीरभद्र सिंह के जाने के बाद अब यहाँ पे क्या हुआ कि पार्टी ने जो कांग्रेस के विदिन अब क्या हुआ कि यहाँ पे वीरभद्र सिंह जी के साथ जो भी एसोसिएटेड था उनको जो है साइडलाइन किया गया पार्टी के अंदर। एक तरीके से ये देखने को मिला। अभी इवन जब 1 ईयर सेलिब्रेशन हुआ था कांग्रेस के रूल का विदिन हिमाचल, जो प्रतिभा सिंह जी थे, जो प्रतिभा सिंह जी है जो लेट वीरभद्र सिंह जी की पत्नी है, तो वो जो है स्टेट प्रेसिडेंट है आईएनसी की, और उन्हें जो है इन्वाइट नहीं किया गया था इस फंक्शन में। इवन जो विक्रमादित्य सिंह जी का मानना यह था कि इन्होंने प्रपोज किया था कि वीरभद्र सिंह जी का, जो लेट वीरभद्र सिंह जी है, उनका जो स्टैचू लगना चाहिए था रिज के ऊपर, रिज के ऊपर, लेकिन उनके स्टैचू को जो है अनुमति नहीं दी गई। जो हमारे करंट सीएम है उनके द्वारा ये चीज इशू टेक नहीं किया गया, इस इशू को डील नहीं किया गया। इसके साथ साथ पार्टी के विदिन बहुत सारे एमएलए ऐसे थे जिनको जो है ये इच्छा थी कि उनको कैबिनेट पद मिले, लेकिन उनको वो पद नहीं दिया गया। इवन कुछ और इशू भी थे जो एमएलए के एड्रेस नहीं किए गए। जैसे सुजानपुर के जो एमएलए थे उन्होंने ये बात रखी थी कि भाई यहाँ पे जो डीजीपी है, जो करंट डीजीपी है, वो जो है पेपर लीक से जुड़ा हुआ उनके साथ जो है इशू चल रहा था, और उसको जो है इवन इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने रेज किया था। अब जब सुक्खू की गवर्नमेंट आई है तब भी उन डीजीपी को हटाया नहीं गया है। बहुत सारे ऑफिसर ऐसे जो है अपने पोस्ट पे आज भी विद्यमान है, इवन उनको नहीं रिमूव किया गया है, बल्कि उनके खिलाफ बहुत सारे चार्जेस है। तो यहाँ पे एमएलए का ये कहना था। उसके साथ साथ बहुत सारे एमएलए ये भी बात उठा रहे थे कि जो है सुक्खू जो है वो उनकी बात नहीं रखते आगे और उनके एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये भी बात जो है एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन गई। इसके साथ साथ जो है हमें देखने को मिलता है कि जो विक्रमादित्य सिंह जी है उनके पोर्टफोलियो के साथ काफी ज्यादा छेड़खानी हो रही थी। अर्लियर उन्हें यूथ मिनिस्टर रखा गया, अभी उनके जो मिनिस्टर पोर्टफोलियो है उनको कंटिन्यूसली चेंज किया जा रहा था, और इसके साथ साथ जो है डिसरिस्पेक्ट देखने को मिली उन्हें विद इन द पार्टी। इस वजह से जो है विक्रमादित्य सिंह जी ने अभी रिजाइन देखने को मिला कि उन्होंने कैबिनेट से रिजाइन दे दिया था, और इस इशू की वजह से जो है ये कंफ्लिक्ट देखने को मिला है हिमाचल में।
अगर यहाँ पे बात करें कि इस इशू को रेज किया था विक्रमादित्य सिंह जी ने, तो उन्होंने जो है कंटिन्यूअसली पार्टी के जो के साथ अपनी नाराजगी जाहिर की है एक तरीके से कि भाई सीएम जो है उनकी नहीं सुन रहे हैं, इस तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है, लोगों के साथ उनका टच उतना नहीं है। तो इस बारे में जो है कंटिन्यूअसली पार्टी के विदिन ही दरार पड़ती नजर आ रही थी पहले से ही। तो यहाँ पे इवन 2024 में जनवरी में राम मंदिर का इनॉग्रेशन होना था और कांग्रेस ने विप इशू किया था कि भाई कोई भी कांग्रेस का नेता वहां नहीं जाएगा। तो एज ए वहां पे मतलब क्योंकि विक्रमादित्य सिंह जी जो है नाराज चल रहे थे कांग्रेस से, तो उन्होंने जो है वहां पे एज ए नाराजगी के तौर पे वो वहां गए थे और वहां पे मतलब अगेंस्ट द विप गए थे जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन होना था। तो यहाँ पे ये चीजें देखने को मिलती है। अब स्टोरी आती है कि राज्यसभा का इलेक्शन होना था। राज्यसभा का इलेक्शन यहाँ पे हिमाचल में एक सीट वेकेंट थी, तो राज्यसभा के इलेक्शन में जो है यहाँ पे एक सीट के लिए इलेक्शन था। अब यहाँ पे पहले मैं आपको राज्यसभा का प्रोसेस बताता हूँ कि होता क्या है। राज्यसभा जो है अपर सदन है पार्लियामेंट का, वहां पे 250 सीटें है। एज सच जो है हाईएस्ट सीट्स हो सकती है 250, लेकिन आज की डेट में जो प्रेजेंट सीट्स है दैट इज 245। उन 245 सीट्स में से 229 सीट जो है स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होती है, 4 सीट जो है यूटी है जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी के कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, और 12 जो है नॉमिनेटेड पर्सन है जो जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विसेज से। अब यहाँ पे अगर बात करें कि एलोकेशन कैसी होती है सीट्स की, ये पॉपुलेशन बेसिस पे एलोकेशन होती है सीट्स की। राज्यसभा एक परमानेंट सदन है जिसको डिसॉल्व नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट है हर 6 साल का उनका टर्म रहता है और हर 2 साल में एट अबाउट 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर होते हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्शन का प्रोसेस है किस तरीके से इलेक्ट होता है उनको अगर देखें कि राज्यसभा में इलेक्शन कैसे होता है। राज्यसभा में इलेक्शन जो है वो इलेक्ट किया जाता है एमपी को बाय एमएलए फ्रॉम द स्टेट्स, जो डिफरेंट स्टेट्स या यूटी से एमएलए वो इलेक्ट करते हैं, इलेक्टेड एमएलए वहां पे राज्यसभा के लिए कैंडिडेट। अब ये प्रोसेस कैसा है, सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड सिस्टम है, सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड सिस्टम। अब ये सिस्टम कैसे काम करता है, इसमें जो है कैंडिडेट मार्किंग होती है, जैसे कैंडिडेट ए है, कैंडिडेट बी है, कैंडिडेट सी है, कैंडिडेट डी है, और उसमें जो है आपको जो एमएलए है वो अपने वो जो है चॉइसेस रखते हैं कि ये नंबर 1 चॉइस है मेरी, ये सेकंड नंबर पे चॉइस है, ये थर्ड नंबर पे चॉइस है। इस तरीके से जो है कैलकुलेटेड होता है कि जो है 50% मार्जिन क्रॉस करेगा। मान लो कोई भी कैंडिडेट आउट ऑफ द मान लो 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं किसी पोस्ट के लिए और कोई भी कैंडिडेट को 50% मेजोरिटी नहीं मिली है, तो यहाँ पे जो लीस्ट फेवरेट कैंडिडेट है उसका जो सेकंड ऑप्शन है वो देखा जाता है। इस तरीके से बोर्ड जो है शफल किए जाते हैं कंटिन्यूअसली जब तक वो 50% मार्जिन क्रॉस नहीं होता। तो यहाँ पे इस तरीके से सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड सिस्टम वर्क करता है। यहाँ पे ओपन बॉलेट सिस्टम होता है कि आपको जो शो करना पड़ता है आप किसको वोट दे रहे हो। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में जो है इस तरीके से फंक्शन होता है। यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी करंट टाइम में 15 जगह इलेक्शन देखने को मिले, जिसमें 15 सीटों के लिए इलेक्शन देखने को मिले, जिसमें इलेक्शन जो है उत्तर प्रदेश में भी हुए, कर्नाटक में भी हुए, हिमाचल में भी देखने को मिले। हिमाचल में जैसे मैंने कहा कि एक सीट जो है वेकेंट हुई थी राज्यसभा के लिए, जिसमें पहले जेपी नड्डा जी जो है राज्यसभा कैंडिडेट थे। अब वो है सीट वेकेंट हुई थी, तो उस सीट के लिए जो इलेक्शन होना था, इलेक्शन में कांग्रेस की तरफ से चेहरा थे अभिषेक मनु सिंघवी जी और बीजेपी की तरफ से चेहरा थे हर्ष महाजन जी। अभिषेक मनु सिंघवी जी लॉयर है और बाहर से मतलब हिमाचल से बिलोंग नहीं करते, और जहां तक बात करें हर्ष महाजन की तो वो जो है हिमाचल से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे ये भी कंफ्लिक्ट था कि एक बाहर का चेहरा प्रोजेक्ट कर रही है कांग्रेस, तो ये भी एक पार्टी के बीच कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात थी। और इसके साथ साथ बिकॉज जो सोनिया गांधी जी थे, पहले ये भी कहा जा रहा था कि अगर सोनिया गांधी जी यहाँ से इलेक्शन लड़ती तो मे भी ये दरार ना देखने को मिलती इन केस ऑफ राज्यसभा इलेक्शन, जहां पे फूट देखने को मिली कांग्रेस पार्टी के विदिन। तो यहाँ पे वो भी बात की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस में सोनिया गांधी जी ने इलेक्शन लड़ा राज्यसभा के लिए फ्रॉम राजस्थान, बेराज अभिषेक मनु सिंघवी जी को हिमाचल भेजा गया। अब यहाँ पे इस इलेक्शन में क्या देखने को मिलता है, इस इलेक्शन में कांग्रेस के 6 विधायक जो है वो अपनी नाराजगी जताते हैं इन फेवर ऑफ कांग्रेस। तो यहाँ पे क्या करते हैं वो जो है पंचकुला उनको लाया जाता है, बीजेपी उनको सपोर्ट करती है और उनको पंचकुला शिफ्ट किया जाता है। और वो जो है जब राज्यसभा का इलेक्शन चल रहा होता है तो राज्यसभा के इलेक्शन में एंटी कांग्रेस वोट एक तरीके से डालते हैं, और इस वोट के चक्कर में जो है जब 6 कांग्रेस के वोट जाते हैं और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते थे 3, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी बीजेपी के साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि 6 कांग्रेस के कैंडिडेट जो रेबल कैंडिडेट है और 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, इनको मिला के 25 बीजेपी के कैंडिडेट जो है 34
एक मार्जिन क्रॉस करते हैं, तो और 34 ही कांग्रेस के एमएलए बचते हैं। अब यहाँ पे 34 हाफ बे जो है मार्क, दोनों ही जो है अलायंसेज, एक तरीके से कांग्रेस जो है 34 के मार्क पे रहती है और बीजेपी और जो रेबल कांग्रेस के एमएलए है और उसके साथ साथ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनको मिला के भी 34 मार्क बनता है। इस वजह से जो है जो वोटिंग है वो हाफ हो जाती है। इन केस ऑफ यहाँ पे स्टेट की अगर बात करें, राज्यसभा के लिए जो इलेक्शन होने थे, यहाँ पे अगर बात करें जितने ये 6 कैंडिडेट है, यहाँ पे राजेंद्र राणा बहुत ही सीनियर कांग्रेस के कद्दावर नेता है सुजानपुर से। इसी तरीके से अगर बात करें सुधीर शर्मा जी की, ये जो है धर्मशाला से बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से इंद्रदत्त लखनपाल जी, देवेंद्र कुमार भुट्टो जी और रवि ठाकुर जी या फिर चैतन्य शर्मा जी। तो यहाँ पे ये 6 के 6 नेताओं ने कहीं ना कहीं सुक्खू के खिलाफ नाराजगी दर्शाई थी कि जो हमारी बात जो है सुक्खू एड्रेस नहीं कर रहे हैं। कुछ नाराजगी इनकी ये थी कि इनको जो है कैबिनेट में पोस्ट चाहिए थी, किसी की नाराजगी ये थी कि उनके जो इलाके में उतना विकास नहीं हो पा रहा है और जो स्कीम्स है उतनी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है, तो उसके रिगार्डिंग नाराजगी थी, एज पर जो उनकी सेइंग है वो कह रहे हैं। तो अब यहाँ पे उन्होंने इस नाराजगी को दर्शाते हुए जो यहाँ पे राज्यसभा के इलेक्शन होने थे उसमें जो है एंटी कांग्रेस मूव किया। इस वजह से जो है 34 एक तरीके से यहाँ पे टाई हो गया। अब इस टाई को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ड्रॉ अलॉट की सिचुएशन पैदा होगी कि ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे अगर बात करें कि इस सिचुएशन में कैसे यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस होता है कि दोनों को ही बराबर वोट मिले। जहां पे बात करें कांग्रेस के कैंडिडेट की, कांग्रेस के कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी को 34 एमएलए का सपोर्ट था और हर्ष महाजन जी को भी 34 एमएलए का सपोर्ट था, जिसमें एमएलए जो है कांग्रेस के रेबेल भी थे और इंडिपेंडेंट भी थे और साथ में बीजेपी भी थे। तो यहाँ पे बात करते हैं कि अगर इस ड्रॉ अलॉट जैसी सिचुएशन पैदा होती है तो यहाँ पे कहाँ ये मेंशन है कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो सेक्शन 102 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, सेक्शन 102 में यह बताया गया है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होती है तो इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत एक जो है लॉटरी सिस्टम होगा, लॉटरी सिस्टम को रखा जाएगा जिसमें जो है चिट्स में उनके नाम रखे जाएंगे कैंडिडेट के और उनको सिलेक्ट किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ, ऑब्वियसली अथॉरिटी के प्रेजेंस में उनको जो है नाम सिलेक्ट किया जाएगा और जो विनर होगा वो जो है जीत जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है इस सिचुएशन को डील किया जाता है इस सेक्शन के द्वारा। तो ये जो है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ड्रॉ अलॉट, ये जो प्रोसेस है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये जो है सेक्शन 108 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, जिसमें ये ड्रॉ अलॉट की सिचुएशन को मेंशन किया हुआ है। और इस तरीके से यहाँ पे इलेक्शन होते हैं इन केस अगर टाई हो जाए। तो यहाँ पे ये जो है पहली बार हुआ है हिमाचल में, तो इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ड्रॉ अलॉट के रिगार्डिंग हिमाचल में क्वेश्चन देखो। ठीक है, तो राज्यसभा में अगर आप आज की डेट में देखो तो हमारे लोकसभा में 4% सिलेक्ट होते हैं हिमाचल से और राज्यसभा में 3। राज्यसभा में अगर बात करें आज की डेट में तो 3 पर्सनैलिटी फ्रॉम बीजेपी ही है ओनली। तो हर्ष महाजन जी जिनको अभी इलेक्ट किया गया है और यहां से पहले, इससे पहले जो है इंदु गोस्वामी जी रही है राज्यसभा की कैंडिडेट जो कि 2026 तक है। अगर आप सिकंदर कुमार की बात करें 2028 तक राज्यसभा के एमपी रहेंगे वो। तो यहाँ पे तीनों ही एमपी जो है बीजेपी के हैं अभी एट प्रेजेंट राज्यसभा में। अब बात आती है कि कांग्रेस को जो है बजट पेश करना था। अब बजट पेश करने के लिए यहाँ पे अगर आप सिंपल भाषा में बात करें तो सिंपल मेजोरिटी से पास करना होता है बजट को सिंपल मेजोरिटी से पास करना होता है। तो यहाँ पे कांग्रेस ने विप इशू किया था कि जितने भी कांग्रेस के एमपी है वो प्रेजेंट रहे बजट के दौरान। अब विप क्या होता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि विप होता क्या है। विप एक तरीके का यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट नहीं है, ना ही कोई पार्लियामेंट्री पोस्ट है। ये जस्ट एज एन कन्वेंशन है कि एक जो है पार्टी का विप होगा और उसकी जो वो कहेगा वो वो करना पड़ेगा कैंडिडेट को। जितने भी एमएलए या फिर एमपी है उनको जो है माननी पड़ेगी विप की बात। यहाँ पे अगर आप विप के ऑर्डर को डिफे करते हो, अगर आप नहीं मानते उनके ऑर्डर 3 बार, तो आपके खिलाफ जो है आपको एक तरीके से पार्टी से भी आपको हटाया जा सकता है। अब यहाँ पे उसके साथ साथ ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, एंटी डिफेक्शन लॉ मेंशन है हमारे 10th शेड्यूल में। स्पीकर को विप जो है कमांड कर सकता है, स्पीकर को ये बता सकता है कि ये जो है मेरी ऑर्डर को नहीं मान रहे, और स्पीकर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है एज ए मेंबर। यहां पे ये बात गौर करने वाली है कि स्पीकर जो है, चाहे वो स्पीकर स्टेट विधानसभा में हो चाहे पार्लियामेंट में हो, वो जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई कर सकता है अगर विप के ऑर्डर को नहीं मान रहा है। ठीक है, जो पार्टी का मेंबर है, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो। यहां पे आपको ये बात गौर करने वाली है। इसके साथ साथ आपको ये बात और गौर करने वाली है कि अगर यहां पे 2/3 जो है अगर कैंडिडेट है पार्टी के, वो जो है शिफ्ट कर जाते हैं, वो जो है मर्ज कर जाते हैं किसी और पार्टी के इसमें, तो ये जो है एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पे विप का यूज नहीं हो सकता।
यहाँ पे जो है एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं लग सकता। ये जो है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलती है। अगर यूके की बात करें, यूके में जो है जो बिप की पावर है वो ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू यूएसए। यूके में क्या होता है कि अगर आप बिप की बात नहीं मान रहे हो, अगर आप जो कैंडिडेट बिप है उसकी बात नहीं मान रहा है कोई विद इन द पार्टी, तो वो जो है अपनी मेंबरशिप लूज करता है वो कैंडिडेट अपनी पार्टी की, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हाउस की मेंबरशिप लूज नहीं करता, लेकिन वो पार्टी की मेंबरशिप लूज करता है। लेकिन यूएसए में थोड़ी सी और लिबर्टी दी गई है। यूएसए में जो है आपकी ना तो हाउस की मेंबरशिप जाएगी ना ही पार्टी की मेंबरशिप जाएगी, आप जो है स्वतंत्र हो अपने वोट को कास्ट करने के लिए। तो यहाँ पे यूएसए में जो बिप है वो वीक है कंपेयर टू यूके। ये बात भी आप नोट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, बिकॉज बिप अभी हिमाचल में काफी न्यूज में रहा है। तो यहाँ पे अगर आप बिप की बात करें तो हिमाचल में अभी करंटली हर्षवर्धन चौहान जी कांग्रेस के यहाँ पे, जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है स्टेट लेवल पे, इन्होंने जो है जब यहाँ पे कॉल थी कि बजट पेश होने वाला है, तो बजट के लिए इन्होंने जितने भी कांग्रेस के नेता है उनको जो है कहा कि आप जो है प्रेजेंट रहे बजट के सेशन में। और जब यहाँ पे जो 6 रेबल एमएलए है वो प्रेजेंट नहीं थे, तो इन्होंने इन्फॉर्म किया स्पीकर को। स्पीकर जो है आज की डेट में कुलदीप सिंह पठानिया जी हिमाचल के स्पीकर है विधानसभा के। तो यहाँ पे उनको इन्फॉर्म करा गया हर्षवर्धन चौहान जी के द्वारा कि ऐसे ऐसे जो 6 रेबल एमएलए है वो प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे उनको इन्होंने कमांड किया कि आप जो है इनको डिस्क्वालीफाई कर दो 6 रेबल एमएलए को, और कुलदीप सिंह पठानिया जी ने यही किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 10th शेड्यूल है ना, वो इस केस में अप्लाई नहीं होती कि जो बिप अगर आप बात करें कि भाई उन्होंने बोला कि राज्यसभा के लिए जो वोटिंग हो रही है कि वो आप जो है कांग्रेस की तरफ से वोट ही करो, तो यहाँ पे उस बेस पे जो है रस्टिगेट नहीं, उस बेस पे जो है डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। इसमें बिप के अगर ऑर्डर, इवन बिप के ऑर्डर अगर फॉलो नहीं किए है किसी एमएलए ने, तो यहाँ पे जो स्पीकर है उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता इस बेस पे कि उन्होंने जो है राज्यसभा की इलेक्शन में इसका यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो रस्टिगेट हुए हैं ये बंदे, जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं यहाँ पे, वो कुलदीप सिंह पठानिया जी ने क्लियरली यहाँ पे बताया है कि ये जो है इनको हटाया गया है जस्ट बिकॉज ये जो है बजट सेशन में प्रेजेंट नहीं थे, और इन्होंने बिप के ऑर्डर को यहाँ पे जो है नहीं माना, और यहाँ पे बजट सेशन में प्रेजेंट नहीं थे, इस वजह से यहाँ पे जब बिप ने इनको इन्फॉर्म किया, इस वजह से इनको हटाया गया है। अब यहाँ पे क्या था कि कांग्रेस के लिए खतरा ये था कि 6 जो कैंडिडेट है वो तो 6 जो एमएलए है वो तो बीजेपी के साथ एसोसिएटेड हो चुके थे, और जो 3 इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, जो 3 इंडिपेंडेंट एमएलए है, उनका भी सपोर्ट बीजेपी को था। तो किस तरीके से सरकार को बचाया जाए, बिकॉज सरकार के लिए क्या लगती है, जैसे 68 कैंडिडेट है टोटल हिमाचल में, 68 एमएलए है। 68 एमएलए में अगर आप मेजोरिटी की बात करें तो सरकार को मेजोरिटी जो है 35 में मिल जाती है, लेकिन एज ऑफ नाउ कांग्रेस के पास 34 ही एमएलए जो है उनका सपोर्ट था। तो यहाँ पे किस तरीके से सरकार को बचाया जाए, इसके लिए DK शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जो है वो पार्टी हाईकमांड ने हिमाचल भेजा, और किस तरीके से इन्होंने सिचुएशन को संभाला। यहाँ पे क्या हुआ, 15 बीजेपी कैंडिडेट को जो है सस्पेंड कर दिया स्पीकर ने। अब उनके कहना यह था कि इन्होंने मिसबिहेव किया है विद मार्शल के साथ मिसबिहेव किया है उन्होंने ऑफिस में, और एक डिसऑर्डर क्रिएट किया है ऑफिस के अंदर, तो इस वजह से जो है इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। जो हमारे पूर्व सीएम है बीजेपी के, उनको भी यहाँ पे जो है सस्पेंड किया गया है। इसके साथ साथ 14 अदर कैंडिडेट जिनको सस्पेंड किया गया है स्पीकर के द्वारा इस दौरान। तो इस वजह से जो है कांग्रेस ने अपनी सरकार बचा ली, बिकॉज यहाँ पे एक नंबर गेम चल रहा था। बिकॉज यहाँ पे अगर आप सिंपल मेजोरिटी से पास करना होता है बजट को, तो अब सिंपल मेजोरिटी मीन्स कि जो पर्सन प्रेजेंट है, इट मीन्स सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि हाफ ऑफ द पर्सन प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है सपोर्ट होना चाहिए उस मोशन के लिए, और सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ये जो है अगर बजट पास नहीं होता, मान लो कांग्रेस के पास उतने सपोर्ट नहीं होता, अगर बजट पास नहीं होता, अगर डिनाई होता, मतलब अगर वो 51% जो 50% का मार्जिन चाहिए था अगर वो नहीं मिलता, तो यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है हाउस का वो शो होता कि कॉन्फिडेंस नहीं है हाउस का कैबिनेट पे या फिर सीएम पे, तो यहाँ पे सरकार गिरने के आसार थे। तो उस सरकार को बचाया गया बाय जस्ट सस्पेंडिंग 15 एमएलए बीजेपी के, और यहाँ पे जो 6 जो रेबल एमएलए थे उनको भी जो है उनको भी पार्टी से एक तरीके से जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो अप्लाई किया गया उनके ऊपर, और यहाँ पे इस वजह से जो है कांग्रेस जो है अपनी सरकार को बचा पाई हिमाचल में। यहाँ पे बीजेपी की जो ट्रैप द अपॉर्चुनिटी पॉलिसी है, अब बीजेपी अगर आप देखो तो बीजेपी क्या कर रही है कि ग्रैब करना चाह रही है अपॉर्चुनिटी हिमाचल में, कि किस तरीके से जो है ये जो फूट है इन दो सेक्शन बने हुए कांग्रेस के अंदर, इस फूट को जो है एक तरीके से बुनाया जाए और हिमाचल में सरकार फॉर्म की जाए। अब यहाँ पे क्या है कि बीजेपी ने पहले भी ये
चीज यूज की है कि जहां जहां कांग्रेस के विद इन फूट देखने को मिली है उसको बुनाया है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे के साथ अलायंस थी कांग्रेस की, और उस अलायंस को एक तरीके से ब्रेक किया जब एकनाथ शिंदे का जो है कंफ्लिक्ट चला उद्धव ठाकरे के साथ, और बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे को जो है प्रोजेक्ट किया एज ए सीएम और वहां पे अपनी सरकार फॉर्म की। सेम इज द केस विद मणिपुर। मणिपुर में कंफ्लिक्ट था कांग्रेस के अंदर बीरेन सिंह जी और ओकराम जी के बीच। हम यहाँ पे इस कंफ्लिक्ट को बुनाया बीजेपी ने और बीरेन सिंह जी को जो है सपोर्ट किया। अब यहाँ पे बीरेन सिंह जी को सपोर्ट किया तो बीजेपी के साथ एसोसिएटेड हो गए ये, और इन्होंने इनको एज ए सीएम पद दिया मणिपुर में, और बीजेपी ने अपनी सरकार फॉर्म की। इसी तरीके से इन्होंने आसाम में किया। आसाम में हेमंत बिस्वा सरन और तरुण गोगोई दोनों ही कांग्रेस के गद्दावर नेता थे, और इन्होंने जो है एक तरीके से कंफ्लिक्ट था इनके बीच, कंटिन्यूसली कंफ्लिक्ट का फायदा उठाया बीजेपी ने, और यहाँ पे हेमंत बिस्वा सरन जी को यहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्ट किया एज ए सीएम, बीजेपी कैंडिडेट एज ए सीएम इन आसाम, और यहाँ पे सरकार फॉर्म की। यही फार्मूला जो है वो हिमाचल में अप्लाई करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो विक्रमादित्य जो नाराज चल रहे हैं सीएम से, सुक्खू से, और उनको जो है आप जो है अपनी तरफ मूव करा जाए और उनके साथ एसोसिएशन करके अलायंस करके वहां पे सरकार बनाई जाए हिमाचल में। तो बीजेपी का यहाँ पे ये फंडा रहा है। भारत एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। यहाँ पे ओपोजिशन का भी उतना ही बड़ा रोल है जितना बड़ा रोल रूलिंग पार्टी का है, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है ओपोजिशन। सो इस प्रकार से डेमोक्रेसी फंक्शन करनी चाहिए। अगर यहाँ पे बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में पार्टी को, जो रूलिंग पार्टी है, उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि अपने कन्फ्लिक्ट को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करे, बिकॉज देश में और भी मुद्दे हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें बेरोजगारी की, देश में हिमाचल में अगर आप देखो कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है। यहाँ पे लाइब्रेरी में हमें देखने को मिलता है कि बच्चे जो है कंटिन्यूसली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए पोस्टें नहीं आ रही है। सो इस प्रकार के मुद्दों को एड्रेस करना चाहिए रादर देन जो है इन कंफ्लिक्ट में उलझे रहे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।